हो यदि दुनिया के दो सबसे खतरनाक तानाशाह आपस में ही लड़ जाएं? 23 अगस्त 1942 को स्टालिनग्राड नामक शहर पर जर्मन्स और सोवियत्स के बीच इतिहास की सबसे खूनी लड़ाई हुई। इस लड़ाई ने द्वितीय विश्व युद्ध का नतीजा ही बदल कर रख दिया। स्टालिनग्राड की लड़ाई इतनी खतरनाक थी कि वहां डिस्टेंस मीटर्स में नहीं बल्कि लाशों में नापा जाता था। एक एक इंच के लिए लड़ाई हुई। ये इतिहास के दो सबसे खतरनाक तानाशाहों की एक दूसरे पर वर्चस्व की लड़ाई थी। इस वीडियो में हम इसी महाविनाशक लड़ाई के बारे में जानेंगे। और हाँ, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा है, इसीलिए इस पर क्लिक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहीं ना कहीं आपकी जिज्ञासा को दर्शाता है। इस वीडियो में मैंने ज्यादा से ज्यादा एक्चुअल फुटेज दिखाने का प्रयास किया है, जिसमें कई सारी कलर फुटेजेस भी हैं। जिन क्लिप्स के ऊपर नाट्य रूपांतरण लिखा होगा वो ही मूवी क्लिप्स होंगी, बाकी सब रियल क्लिप्स। वीडियो लंबा और नॉलेजेबल होने वाला है, इसलिए अब अपने सीट बेल्ट्स बांध लेते हैं और अतीत की सैर पर चलते हैं। लगभग पूरे यूरोप पे कब्जा करने के बाद 22 जून 1941 को अचानक से हिटलर ने सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया, जिसे ऑपरेशन बारबरोसा कहा गया। 40 लाख एक्सिस सैनिकों ने सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया। जर्मन सेना बहुत तेजी से आगे बढ़ी तथा सितंबर तक उन्होंने 20,000 सोवियत टैंक्स डिस्ट्रॉय कर दिए। 30 लाख सोवियत सैनिकों को बंदी बना लिया। जी हाँ, 30 लाख। अकेले यूक्रेन की राजधानी कीव में 6 लाख सोवियत सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। स्टालिन का वन ऑफ द बेस्ट जनरल ग्योर्गी ज़ुकोव ने स्टालिन से कहा भी था कि जर्मन्स कीव की घेराबंदी करने वाले हैं, हमें कीव को पहले ही खाली कर देना चाहिए, उन्हें अंदर आने देना चाहिए। परंतु स्टालिन ने उसकी नहीं सुनी कि ऐसे कैसे हम बिना लड़े पीछे हट जाएं, और 6 लाख सोवियत सैनिक जर्मन्स द्वारा बंदी बना लिए गए। अब जर्मन सेना राजधानी मॉस्को की ओर बढ़ने लगी, परंतु बारिश के मौसम ने दलदल ही दलदल कर दिया। टैंक सही से चल नहीं पा रहे थे, जिससे थोड़ी देर हो गई। इसी का फायदा उठाते हुए स्टालिन ने साइबेरिया से सैनिकों को बुलाकर मॉस्को की रक्षा हेतु भेज दिया। फिर खतरनाक रशियन विंटर भी आ गई, जिसकी जर्मन्स ने तैयारी नहीं की थी। टैंक जम गए, आर्टिलरी जम गई, सैनिक बीमार होने लगे। फलस्वरूप बैटल ऑफ मॉस्को में जर्मन्स की हार हो गई तथा सोवियत्स अपनी राजधानी को बचाने में सफल रहे। मॉस्को में मिली करारी हार के बाद ऑपरेशन बारबरोसा फेल हो गया। अब हिटलर के यहाँ तेल की कमी होने लगी। जर्मनी को युद्ध जीतने के लिए तेल चाहिए था, इसलिए हिटलर की नजर कॉकेसस माउंटेन्स में स्थित सोवियत तेल भंडारों पर गई, मायकॉप, ग्रोजनी, बाकू आदि। जर्मनी ने यूक्रेन पर कब्जा तो कर ही रखा था, जहां से उन्हें गेहूं वगैरह मिल रहा था। अब तेल भंडारों पर कब्जा कर हिटलर ने स्टालिन को युद्ध से बाहर करने की सोची, जिसके लिए उसने एक ऑपरेशन प्लान किया, फाल ब्लाउ, अंग्रेजी में कहें तो केस ब्लू। यहाँ हिटलर तेल भंडारों पर कब्जा करने की सोच रहा था। वहाँ स्टालिन को लग रहा था कि ठंड खत्म होने के बाद हिटलर फिर से मॉस्को पर हमला करेगा। फलस्वरूप जर्मन सेना को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसने क्रीमिया और खारकोव में सोवियत ऑफेंसिव्स लॉन्च कर दिए। खारकोव ऑफेंसिव के तहत रेड आर्मी जर्मन्स को पीछे खदेड़ने लगी, परंतु 2 दिन बाद पासा पलट गया। जर्मन सोवियत पर भारी पड़ने लगे। सोवियत इंटेलिजेंस ने स्टालिन को रिट्रीट करने की सलाह दी,
जिससे सैनिकों की जान बचाई जा सके तथा अपने डिफेंस मजबूत किए जा सके। परंतु पीछे हटना स्टालिन को जरा भी बर्दाश्त नहीं था। चीफ ऑफ द रेड आर्मी स्टाफ ने स्टालिन के राइट हैंड मैन निकिता क्रुश्चेव से विनती की कि आप ही स्टालिन को समझा सकते हो। क्रुश्चेव ने स्टालिन से पीछे हट जाने की विनती की। स्टालिन ने उससे कहा कि मिलिट्री के मामले में अपनी नाक मत घुसाओ, तुम्हें कुछ नहीं पता। फलस्वरूप खारकोव ऑफेंसिव बड़ी बुरी तरह से फेल हो गया, जिसमें जर्मन्स की 20,000 कैजुअलिटीज रही, वहीं सोवियट्स की 2.5 लाख। वहीं क्रीमियन ऑफेंसिव को भी बैटल ऑफ फ्रांस के हीरो फील्ड मार्शल एरिक वॉन मैनस्टाइन ने आसानी से फेल कर दिया। 28 जून 1942 को हिटलर ने 15 लाख एक्सिस सैनिकों के साथ केस ब्लू लॉन्च कर दिया। आर्मी ग्रुप ए का लक्ष्य था कॉकसस के तेल भंडारों पर कब्जा करना, वहीं आर्मी ग्रुप बी का था डॉन नदी तक पहुंच उसे कवर देना। जर्मन सेना सोवियट्स को हराते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। अपने भागते हुए सैनिकों से तंग आकर 28 जुलाई 1942 को स्टालिन ने इशू किया अपना फेमस ऑर्डर 227, नॉट अ स्टेप बैक। सारी बातें जैसे हमारे पास इतना सारा एरिया है कि हम जितना चाहे उतना रिट्रीट कर सकते हैं, हमारा क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, हमारे पास हमेशा ब्रेड पर्याप्त मात्रा में रहती है, ये सारी बातें खत्म होनी चाहिए। यदि कोई कमांडर या कॉमसार बिना ऑथराइजेशन के अपने यूनिट को पीछे हटने की अनुमति देता है तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। पैनिक मॉन्गर्स और डरपोकों को तुरंत मार दिया जाए। भागते हुए सैनिकों को रोकने के लिए सोवियत खुफिया पुलिस NKVD के अंतर्गत ब्लॉकिंग डिटैचमेंट्स का गठन किया गया, जिनको आदेश था कि कोई भागता हुआ दिखे तो गोली चला दो। परंतु इन सब का भी कुछ फायदा नहीं हुआ तथा जर्मन्स आगे बढ़ते गए। इन्फेंट्री, टैंक्स, आर्टिलरी, फाइटर प्लेन्स की तो छोड़ो, जर्मन शब्द सुन के ही सोवियत पैनिक हो जाया करते। केस ब्लू की इनिशियल सफलता को देख हिटलर ने प्लान में बदलाव कर दिया। अब उसकी नज़र डॉन नदी के पार वोल्गा नदी के किनारे बसे एक हसीन शहर पर थी, स्टालिनग्राड, जिसके मुख्यतः 3 कारण थे। स्टालिनग्राड सोवियत यूनियन का बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सेंटर था, इसीलिए हिटलर उस पर कब्जा करना चाहता था। वहाँ पे टैंक्स, ट्रैक्टर्स, आर्टिलरी गन्स की फैक्ट्रियाँ थी। स्टालिनग्राड वोल्गा नदी के किनारे बसा एक शहर था तथा स्टालिनग्राड की रेलवे लाइन मॉस्को को कनेक्ट करती थी। कॉकसस से आने वाला सारा तेल, रॉ मटेरियल्स या अन्य सप्लाईज वोल्गा और रेलवे स्टेशन के थ्रू मॉस्को या बाकी के सोवियत यूनियन तक पहुंचती थी। स्टालिनग्राड पर कब्जा करके ये सारी सप्लाईज को रोका जा सकता था तथा सोवियत यूनियन को घुटनों पे लाया जा सकता था। रूसी क्रांति के समय जोसेफ स्टालिन यहीं का इंचार्ज था। तब इस शहर का नाम सारित्सिन था। बाद में स्टालिन ने इसका नाम बदलकर स्टालिनग्राड कर दिया, यानी स्टालिन का शहर। इस शहर पर कब्जा करके हिटलर स्टालिन को नीचा दिखाना चाहता था। फलस्वरूप हिटलर ने प्लान में बदलाव किया। आर्मी ग्रुप ए कॉकसस माउंटेन्स में जाकर ऑयल फील्ड्स पर कब्जा करेगा और आर्मी ग्रुप बी स्टालिनग्राड पर विजय प्राप्त करेगा। दोनों ऑपरेशंस एक साथ लॉन्च कर दिए गए। स्टालिनग्राड की ओर बढ़ती हुई 6th आर्मी का नेतृत्व कर रहा था जनरल फ्रेडरिक पॉलस। पॉलस के पास सेना को कमांड करने का उतना एक्सपीरियंस नहीं था, परंतु वह एक बढ़िया टीचर था, एक वेल क्वालिफाइड स्टाफ ऑफिसर था, वह काफी चालाक था, एक जबरदस्त प्लानर था तथा ऑपरेशन बारबरोसा के की प्लानर्स में से एक था। अब स्टालिन को अपने लोगों का उत्साह बढ़ाना था, इसीलिए उसने कम्युनिज्म के इंटरनेशनलिस्ट आइडिया को लात मार दिया। अचानक से स्टालिन देशभक्ति, मातृभूमि की रक्षा, लव फॉर द मदरलैंड जैसी बातें करने लगा, जिसका असर दिखा भी। नागरिकों ने जर्मन एडवांस को ढीला करने के लिए खंदकें खोदी। उन्होंने अपने घर, मकान, अनाज सब कुछ जला दिया, जिससे जर्मन सैनिकों को कुछ भी आवश्यक चीजें ना मिले। इसे स्कोर्च्ड अर्थ टैक्टिक कहा जाता है। सोवियत यूनियन के कोने कोने से सैनिकों को ट्रेन में भरकर स्टालिनग्राड की ओर भेज दिया गया।
जर्मन 6th आर्मी को स्टालिनग्राड की ओर बढ़ता देख स्टालिन ने अपनी सेनाओं को रीग्रुप किया तथा डॉन नदी के आगे लगा काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च कर दिया, जिसमें जर्मन्स के लिए एक सरप्राइज खड़ा था, T-34 टैंक। T-34 टैंक्स अब मैदान में उतर चुके थे। जर्मन्स को भारी नुकसान होने लगा। वहीं आर्मी ग्रुप बी 9 अगस्त 1942 को माइकॉप के तेल भंडारों तक पहुंच गया, परंतु उन्हें तेल की एक बूंद तक नहीं मिली, क्योंकि सोवियत्स अपने ही तेल भंडारों में आग लगाकर भाग गए। उन्हें अच्छे से जर्मनी के यहाँ तेल की कमी के बारे में पता था। वहीं दूसरी तरफ काफी नुकसान उठाने के बाद किसी तरह पॉलस की 6th आर्मी ने डॉन नदी क्रॉस कर ली। अगस्त 1942 को जर्मन एयरफोर्स लुफ्टवाफा ने स्टालिनग्राड में बमों की बरसात कर दी। पूरे शहर को खंडहर बना दिया गया, हर जगह मलबा ही मलबा। ये हमला इतना खतरनाक था कि 40,000 सोवियत नागरिक असली युद्ध शुरू होने से पहले ही मर गए, और पॉलस के नेतृत्व में टैंक और आर्टिलरी का आना तो अभी बाकी था। जो कुछ सर्वाइवर सिटी से भागने की सोच रहे थे, स्टालिन ने उनके प्लान पर पानी फेर दिया। स्टालिन ने आदेश दिया कि महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, कोई भी स्टालिनग्राड नहीं छोड़ेगा, सब लड़ो और डिफेंड करो। स्टालिन का सोचना यह था कि सिविलियंस को सिटी में ही रखकर रेड आर्मी का उत्साह बढ़ेगा। अगस्त के अंत तक जर्मन आर्मी स्टालिनग्राड के किनारों तक पहुंच गई। जर्मन सैनिकों का आत्मविश्वास और उत्साह चरम सीमा पर था, परंतु स्टालिन भी कहां इतनी आसानी से जर्मन्स को अपने शहर पर कब्जा करने देने वाला था। My name is Nikita Khrushchev. This city is not Kursk, nor is it Kiev, nor Minsk. This city is Stalingrad. Stalingrad! This city bears the name of the boss. It's more than a city, it's a symbol. वहीं दूसरी ओर जर्मन एडवांस थोड़ा धीमा हो गया, क्योंकि लुफ्टवाफा ने पूरे शहर को खंडहर जो बना दिया था। शहर के मलबों से टैंकों का गुजरना लगभग असंभव था। इसीलिए पॉलस ने सोवियत रेजिस्टेंस को कमजोर करने के लिए आर्टिलरी का प्रयोग किया, जिससे उसकी इन्फेंट्री के लिए आसानी हो। जर्मन्स ने कुछ ही समय में स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर कब्जा कर लिया। उन्होंने मेन रेलवे स्टेशन और सिटी के सबसे ऊंचे पॉइंट ममायव कुर्गान पर कब्जा कर लिया। ममायव कुर्गान से पूरा स्टालिनग्राड नजर आता था। यहाँ से आर्टिलरी कहीं पे भी फायर की जा सकती थी। वहीं जर्मन्स ने वोल्गा के एक किनारे पर भी कब्जा कर लिया, जहां से वो वोल्गा के उस पार से आ रहे सोवियत सैनिकों में आर्टिलरी एवं गोलियां बरसाया करते। जर्मन्स को लगा अब तो स्टालिनग्राड हमारा हो ही गया है, क्योंकि मेन स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर उन्होंने कब्जा तो कर ही लिया था। परंतु फिर हुई जनरल चुइकोव की एंट्री। स्टालिन ने 62nd सोवियत आर्मी की कमान अपने वन ऑफ द बेस्ट जनरल वसीली चुइकोव को दे दी। चुइकोव ने हर एक व्यक्ति जो बंदूक उठा सकता है उसे फ्रंट लाइन में भेजना शुरू किया। साथ ही कमांडिंग ऑफिसरों से भी फ्रंट लाइन में लड़ने को कहा, जिससे सैनिकों का मोराल बढ़े। उसने खुद अपने हेडक्वार्टर्स भी फ्रंट लाइन के करीब ही बनाए थे। चुइकोव को पता था कि जर्मन्स खुले मैदानों में लड़ना पसंद करते हैं, जैसे हमने फ्रांस में देखा, पोलैंड में देखा और ऑपरेशन बारबरोसा की शुरुआत में देखा कि अचानक से लुफ्टवाफा बॉम्बिंग करती है, आर्टिलरी का फायर होता है, जर्मन टैंक्स तेजी से आगे बढ़ते हुए दुश्मनों को कुचल देते हैं और शहरों पर कब्जा हो जाता है। जर्मन्स की छोड़ो, किसी भी आर्मी के लिए अर्बन वॉरफेयर एक बुरा सपना है, और अब वही होने जा रहा था। चुइकोव ने हक दी एनिमी स्ट्रेटेजी का प्रयोग करना शुरू कर दिया, यानी दुश्मन के इतने करीब आ जाओ कि उससे गले ही मिल लो। लुफ्टवाफा ने पहले ही पूरे शहर को एक खंडहर बना दिया था, जिस कारण टूटी ईंटों के पहाड़ों पर टैंक चल नहीं पाते थे।
दोनों सेनाओं की दूरी केवल 10 से 20 मीटर की थी। अपना जर्मन आर्टिलरी फायर कर सकती थी, ना लुफ्टवाफा ऊपर से बम बरसा सकती थी, क्योंकि उनके खुद के सैनिक भी मरेंगे। अब इंटेंस क्लोज कॉम्बैट शुरू हो गई। सैनिक चाकू, खुरपी, सब मशीन गन, ग्रेनेड्स, फ्लेम थ्रोअर्स, मोलोटोव कॉकटेल्स आदि जैसे वेपन्स का प्रयोग करते। कई बार तो सोवियत सिर्फ चाकू और खुरपी लेकर ही जर्मन्स पर टूट पड़ते। हैंड टू हैंड कॉम्बैट तो बहुत कॉमन हो गया था। कभी चाकू से वार किया जाता, कभी खुरपी से, कभी राइफल के बेयोनेट से, कभी मोलोटोव कॉकटेल से, जिसमें रशियंस जर्मन्स पर भारी पड़े। परंतु जर्मन्स भी कहाँ कम थे। उन्होंने शहर के दक्षिणी भाग पर कब्जा कर लिया तथा चुइकोव की 62nd सोवियत आर्मी और जनरल शुमिलोव की 64th सोवियत आर्मी को एक दूसरे से काट दिया। परंतु फिर वोल्गा के उस पार से 13th गार्ड्स राइफल डिवीजन स्टालिनग्राड की ओर बढ़ने लगी। जर्मन्स ने जब 13th गार्ड्स के जवानों को देखा तो उन्होंने उन पर आर्टिलरी फायर करना शुरू कर दी, मशीन गन से गोलियां बरसाना शुरू कर दी। कई सारे 13th गार्ड्स के सैनिक वहीं मारे गए, परंतु जो सैनिक किसी तरह वोल्गा के उस पार जाने में कामयाब रहे, उन्होंने जर्मन्स पर धावा बोल दिया। कुछ देर बाद खतरनाक हैंड टू हैंड क्लोज कॉम्बैट शुरू हो गई। चाकू, बेयोनेट, राइफल बट जो मिल जाए उससे हमला किया जाता। 13 गार्ड्स ने वोल्गा के किनारे से जर्मन्स को भगा दिया, फिर रेलवे स्टेशन पर भी कब्जा कर लिया तथा ममायव कुर्गान को भी जर्मन से आजाद करवा दिया। 13th गार्ड्स राइफल डिवीजन के 10,000 सैनिकों में से मात्र 300 ही जिंदा बच पाए। इस डिवीजन को कमांड कर रहे थे मेजर जनरल अलेक्जेंडर रोडिमसेव, इसीलिए 13th गार्ड्स को रोडिमसेव डिवीजन भी कहा जाता है। पूरे स्टालिनग्राड में इंच बाय इंच, रूम बाय रूम, फ्लोर बाय फ्लोर, बिल्डिंग बाय बिल्डिंग के लिए लड़ाई होने लगी। कभी कोई रूम सोवियत्स के पास होता तो उसके बगल वाला रूम जर्मन्स के पास, कभी कोई बिल्डिंग जर्मन्स के पास चले जाती, कभी सोवियत्स के पास, तो कभी फिर से जर्मन्स के पास। ममायव कुर्गान की पोजीशन 5 बार बदली तथा सेंट्रल रेलवे स्टेशन की पोजीशन 6 घंटे में 15 बार बदली। मतलब कभी सोवियत कभी जर्मन, ये 15 बार हुआ, वो भी केवल 6 घंटों में। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी खतरनाक क्लोज कॉम्बैट चल रही थी। टनल्स में, तहखानों में कहां कहां लड़ाई नहीं हुई। जर्मन्स ने इसे दी रैट वॉर कहा। कोई गिव अप करने के लिए तैयार ही नहीं था। जर्मन्स भी सोच रहे थे कि हम एक सोवियत मारते हैं तो 5 पैदा हो जाते हैं। एक बार तो जनरल चुइकोव तक मरते मरते बचा। हुआ यूं कि चुइकोव ने अपने हेडक्वार्टर्स तेल के टैंकरों के यहाँ बना लिए। जर्मन्स को ये बात पता चल गई, परंतु ना जर्मन्स को पता था ना चुइकोव को पता था कि इन टैंकरों में असली में तेल भरा हुआ है। जर्मन्स ने वहां आर्टिलरी बरसाना शुरू कर दी। हर जगह आग ही आग लग गई। सारी कम्युनिकेशन लाइंस भी तहस नहस हो गई। चुइकोव का कुछ पता ना चला। सोवियत्स भी सोचने लगे कि कहीं उनका कमांडर मर तो नहीं गया। फिर 3 दिन बाद चुइकोव ने किसी तरह संदेश भिजवाया कि मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ, जहाँ आग सबसे ज्यादा लगी है मैं वहीं पर हूँ। और एक बार तो जर्मन्स चुइकोव के हेडक्वार्टर से बस 300 मीटर दूर थे। तो स्टालिनग्राड में ऐसा नहीं था कि सैनिक एक दूसरे पर गोली चला रहे हैं और जनरल्स मजे से एयर कंडीशनर रूम्स में बैठे हैं। कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता था। और वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया इसको लाइक जरूर कर दीजिए। और यदि अब तक आप वीडियो में बने हुए हैं तो कमेंट में एक बार अंकल जो जरूर लिख दीजिए, जिससे मुझे ऐसी ही लंबी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिले। स्टालिनग्राड की लड़ाई की सबसे खास बात थी स्नाइपर्स। टूटी फूटी बिल्डिंग्स और शहर के मलबे की वजह से स्टालिनग्राड स्नाइपर्स के लिए एक परफेक्ट शहर बन गया। स्नाइपर्स घंटों घंटों तक एक ही पोजीशन पर बैठे रहते और जैसे ही उन्हें किसी की मुंडी दिखती वैसे ही ट्रिगर दबा देते। स्टालिनग्राड का सबसे फेमस स्नाइपर था वसीली ज़ाइत्सेव। वसीली ने अकेले ही 205 जर्मन्स को मौत के घाट उतार दिया। इन 205 में से 11 स्नाइपर्स थे। वसीली ने कई बड़े जर्मन ऑफिसर्स को भी मारा, जिससे पॉलस की नाक में दम हो गया। स्टालिनग्राड युद्ध के दौरान ही वसीली ने लगभग 35 स्नाइपरों को ट्रेन भी किया।
और वसीली और एक खतरनाक जर्मन स्नाइपर मेजर अरविंद कॉनिक का भी किस्सा सामने आता है। ऐसा कहा जाता है कि वसीली और कॉनिक के बीच 3 दिन तक युद्ध चला। दोनों एक दूसरे को टपकाने के लिए नई नई चालें खेला करते, परंतु अंत में वसीली ने कॉनिक को मार गिराया। अब कई लोग कहते हैं कि अरविंद कॉनिक एक फिक्शनल कैरेक्टर है, क्योंकि किसी भी जर्मन रिकॉर्ड में उसका नाम नहीं मिलता। बस वसीली ने अपने मेमोआर्स में कॉनिक का जिक्र किया है कि किसी जर्मन कैदी ने इंटरोगेशन के दौरान बोला कि वसीली को मारने के लिए जर्मनी से मेजर अरविंद कॉनिक आ रहा है। फिर वसीली और किसी जर्मन स्नाइपर के बीच युद्ध चला। कई लोग उस स्नाइपर को कॉनिक कहते हैं। ये सब तो कॉमन था, जर्मन स्नाइपर वर्सेस सोवियत स्नाइपर, जर्मन स्नाइपिंग टीम्स वर्सेस सोवियत स्नाइपिंग टीम्स, सब एक दूसरे के ऊपर चारा डाला करते। यदि कॉनिक नाम का कोई जर्मन स्नाइपर एग्जिस्ट भी करता हो तो वो कोई एक्सपर्ट या इतना खतरनाक नहीं था जैसा कि उसे मूवी में दिखाया गया है। मूवी से याद आया कि स्टालिन के ऑर्डर 227 को भी मूवियों में बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। कि सोवियत्स दुम दबाकर भाग रहे हैं, जिसे रोकने के लिए एनकेवीडी के सैनिक अपने ही सैनिकों को मशीन गन से भून रहे हैं। पर असल में वो बस भागते हुए सैनिकों को वापस फ्रंट लाइन में भेज दिया करते। हाँ, शुरुआत में सोवियत बहुत पैनिक हो गए थे, तब ये लोग शूट कर दिया करते थे। बाद में तो सोवियत्स खुद भारी संख्या में जर्मन से लड़ने के लिए वॉलंटियर कर रहे थे। यहाँ तक कि महिला स्नाइपरों ने भी हिस्सा लिया। स्नाइपिंग के अलावा नर्स, फ्रंटलाइन सोल्जर आदि के लिए महिलाओं ने वॉलंटियर किया। महिला सैनिकों को देख जर्मन्स बहुत चक्के रह गए, परंतु इतना हीरोइज्म के बावजूद भी जर्मन सेना भारी पड़ रही थी। नवंबर का महीना आ गया और 90% स्टालिनग्राड पर हिटलर का कब्जा हो चुका था। हिटलर खुश हो गया। उसने अपनी जनता के सामने घोषणा कर दी कि जर्मन सेना ने स्टालिनग्राड पर कब्जा कर लिया है। थोड़ा मोड़ा रेजिस्टेंस बचा है, उसे हम 2 मिनट में कुचल देंगे। Ich wollte zur Wolga kommen, an einer bestimmten Stelle, an einer bestimmten Stadt. Zufälligerweise trägt sie den Namen von Stalin selber, aber denken Sie nur nicht, dass ich deswegen dort losmarschiert bin. Die könnte auch ganz anders heißen. Wissen Sie, wir sind bescheiden. Wir haben ihn nämlich. Es sind nur ein paar ganz kleine Plätzchen noch da. Es kommt kein Schiff mehr die Wolga hoch. Das ist das Entscheidende. परंतु वोल्गा के उस पार कुछ और ही चल रहा था। धड़ाधड़ सोवियत सैनिक नावों पे बैठकर स्टालिनग्राड पे आते ही जा रहे थे। सोवियत फैक्ट्रियां 24/7 हथियार, गोलियां आदि प्रोड्यूस कर रही थी, जिस कारण कई मजदूरों की मृत्यु हुई, परंतु प्रोडक्शन 10 गुना तक बढ़ गया। वहीं अमेरिका में लैंड लीज एक्ट पास हो चुका था, जिसके तहत अमेरिका और ब्रिटेन सोवियत यूनियन को हथियार, टैंक आदि पहुंचा रहे थे तथा भारी आर्थिक मदद भी दे रहे थे और अब बाजी पलटने वाली थी। परंतु इससे पहले कि हम इस पर चर्चा करें कि कैसे 90% स्टालिनग्राड को जीतने के बावजूद भी जर्मन सेना को हार का मुंह देखना पड़ा, आप हिस्ट्रीवुड को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी अवश्य दबा लें, जिससे ऐसी ही हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री आपसे कभी मिस नहीं होगी। जर्मन सेना ने स्टालिनग्राड पर कब्जा कर ही लिया था, परंतु फिर आई दी रशियन विंटर। Закрой глаза скорей, то конится окном, стучится в двери। जर्मन सेना के पास रशिया जैसी खतरनाक ठंड के लायक विंटर यूनिफॉर्म्स नहीं थी। वहीं दूसरी ओर जर्मन सेना की सप्लाईज भी खत्म हो रही थी। उनके यहाँ खाने की कमी होने लगी।
क्योंकि जो कुछ भी ढंग की चीजें थी वो तो सोवियत्स पहले ही जला चुके थे, यहाँ तक कि उनकी बुलेट्स भी खत्म होने लगी। तो अब पॉलस ने बचे खुचे रेजिस्टेंस को कुचलने के लिए फाइनल पुश किया, परंतु सोवियत्स हार मानने का नाम ही नहीं ले रहे। उन्होंने अपने दिमाग में ये बात घुसा ली कि वोल्गा के पीछे जमीन ही नहीं है, हमें अंत तक लड़ना है, हमें सरेंडर नहीं करना। यहाँ तक कि कई जगह तो जर्मन्स बस वोल्गा के केवल 100 मीटर दूर थे, परंतु सोवियत रेजिस्टेंस इतना जबरदस्त था कि वोल्गा तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। और फिर तारीख आई 19 नवंबर और सब कुछ बदल गया। रॉकेट्स की बरसात हो गई। 10 लाख से ज्यादा सोवियत सैनिकों ने हमला बोल दिया। ऑपरेशन यूरेनस शुरू हो गया। वोल्गा के उस पार जनरल ग्योर्गी ज़ुकोव 2 महीने से ऑपरेशन यूरेनस प्लान कर रहा था। ज़ुकोव को पता था जो मेन जर्मन आर्मी थी वो स्टालिनग्राड सिटी में थी, पर उनके फ्लैंक्स उतने अच्छे से डिफेंडेड नहीं थे। नॉर्थ फ्लैंक और साउथ फ्लैंक इटालियन, रोमानियन, हंगेरियन आदि सैनिकों से डिफेंडेड थे जो उतने मोटिवेटेड नहीं थे, ना ही उनके पास प्रॉपर हथियार थे। ज़ुकोव ने प्लान बनाया कि दोनों तरफ से सोवियत सेना इन फ्लैंक्स को कुचलकर जर्मन सेना को स्टालिनग्राड में घेर लेगी, और हुआ भी वही। जर्मन्स भौचक्के रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। सोवियत्स ने ये ऑफेंसिव की तैयारी बड़े ही चुपके चुपके की तथा किसी को भनक तक नहीं लगने दी। कब अचानक से 10 लाख सैनिकों का काउंटर अटैक हो गया पता ही नहीं चला। मात्र 3 दिनों में उन्होंने जर्मन सेना को स्टालिनग्राड में घेर लिया। इसे रशियन ब्लिट्जक्रीग कहें तो गलत नहीं होगा। इस फुटेज में उत्तर और दक्षिण की सेना आपस में मिल रही है। पॉलस की 6th आर्मी रशियन विंटर में भूखी फंस गई। पॉलस ने हिटलर से कहा, हमें स्टालिनग्राड से निकलना चाहिए, ब्रेकआउट करना चाहिए, परंतु हिटलर ने उसकी ये विनती ठुकरा दी। उसने कहा, अंत तक लड़ो। ठंड वैसे ही जर्मन्स की जान ले रही थी और सप्लाईज तथा खाने की चिंता अलग। पॉलस और स्टालिनग्राड में फंसे अन्य जनरल्स हिटलर से ब्रेकआउट अटेम्प्ट की मांग कर रहे थे। स्टालिनग्राड में फंसे जनरल्स की छोड़ो, मैनस्टाइन जैसों को छोड़कर लगभग सारे ही जनरल्स हिटलर से ब्रेकआउट अटेम्प्ट की बात कर रहे थे, यानी इस घेराबंदी को तोड़ स्टालिनग्राड से निकलने की। हिटलर भी लगभग कन्विंस हो ही गया था, परंतु फिर हेंस जेजोनेक बीच में टपक गया। जेजोनेक ने हिटलर से कहा कि हम जर्मन एयरफोर्स लुफ्टवाफा के माध्यम से 6th आर्मी को हथियार, खाना एवं अन्य सप्लाईज पहुंचा सकते हैं। हिटलर कन्विंस हो गया, परंतु आप किसी भी बड़े इतिहासकार की किताब उठा के देख लो, ज्यादातर में आपको यही मिलेगा कि गोरिंग ने हिटलर को आश्वासन दिया कि एयरफोर्स से सप्लाईज पहुंचाई जा सकती है, पर यह आइडिया गोरिंग का नहीं बल्कि जेजोनेक का था। 2 दिन बाद जब गोरिंग को पता चला कि हिटलर कन्विंस हो चुका है तो उसने भी हाँ बोल दिया कि हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। पॉलस की 6th आर्मी को जिंदा रहने के लिए हर दिन कम से कम 700 टन सप्लाईज चाहिए थी, पर लुफ्टवाफा मुश्किल से 70 से 80 टन ही गिरा पाती। और अब तो सोवियत एयरफोर्स भी मजबूत हो गई। सप्लाईज डिलीवर करने आए लुफ्टवाफा प्लेन्स को वो लोग गिरा दिया करते। ये प्लेन से डिलीवर करने वाला प्लान तो फ्लॉप हो गया। अब 6th आर्मी के लिए ग्राउंड बेस्ड रेस्क्यू हुई एक आखिरी आशा थी। फलस्वरूप फील्ड मार्शल एरिक वॉन मैनस्टाइन ने ऑपरेशन विंटर स्टॉर्म चलाया, जो शुरुआत में तो सफल हुआ, परंतु रेड आर्मी ने उसे स्टालिनग्राड के 48 किलोमीटर पहले ही रोक दिया। अब नाजी सैनिकों की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। जर्मन सैनिक ठंड से मर रहे थे, न उनके पास खाने को कुछ था, कभी वो चूहे खाते तो कभी घोड़े। अब तो गोलियां भी खत्म हो रही थी। जर्मन सैनिक बर्फ में जम के दम तोड़ रहे थे तथा बीमारियों का भी शिकार बन रहे थे। फिर भी हिटलर कह रहा था, अंत तक लड़ो, स्टैंड एंड फाइट। मतलब हिटलर पता नहीं कौन से सपने में जी रहा था, जो उसे लग रहा था कि वो अब भी स्टालिनग्राड जीत सकता है। वहीं क्रिसमस भी आ गया।
Im Schutze einer starken Front rüstet die Heimat zur 4. Kriegsweihnacht. ये सैनिक सोच कर आए थे कि स्टालिनग्राड को जीतने के बाद वो लोग घर वापस जा अपने परिवार के साथ क्रिसमस मनाएंगे, पर यहाँ तो नाज़ियों ने उन्हें ठंड में मरने छोड़ दिया। पॉलस ने हिटलर से कहा कि अब सरेंडर कर देते हैं, अब कुछ नहीं बचा, परंतु हिटलर ने फिर से उसे ठुकरा दिया और कहा अंत तक लड़ो, अपनी लास्ट बुलेट तक लड़ो। सोवियत्स ने जर्मन्स के सामने सरेंडर का ऑफर रखा, परंतु जर्मन्स ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया। फलस्वरूप रेड आर्मी ने ऑपरेशन रिंग चलाया तथा फंसी हुई जर्मन सेना पर धावा बोल दिया। जर्मन सेना 90% स्टालिनग्राड से इन छोटे लाल धब्बों तक सीमित हो गई, नॉर्थ पॉकेट और साउथ पॉकेट। परंतु फिर कुछ ऐसा हुआ कि सब चौंक गए। 30 जनवरी की रात को हिटलर ने पॉलस को फील्ड मार्शल बना दिया। जर्मन इतिहास में आज तक किसी फील्ड मार्शल ने सरेंडर नहीं किया था। पॉलस कहीं सरेंडर ना कर दे, इसीलिए ऐसा किया गया था। अब पॉलस के पास 3 चॉइसेस थी। पहली कि सरेंडर कर दे, दूसरी अंत तक लड़े, तीसरी खुद ही को मार ले, जो मैं यहाँ नहीं लिख रहा। यदि आप पॉलस की जगह होते तो क्या करते? वीडियो को पॉज करो और कमेंट करो। हिटलर को लगा कि पॉलस या तो अंत तक लड़ेगा या खुद को गोली मार लेगा, पर पॉलस उससे भी शाना निकला। वो फील्ड मार्शल भी बन गया और अगले ही दिन उसने सरेंडर भी कर दिया। तो आपके हिसाब से पॉलस का सरेंडर करना सही था? वीडियो को पॉज करो और कमेंट करो। सरेंडर करके पॉलस ने अपना नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज करा लिया। 91,000 एक्सिस सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। इन 91,000 में से केवल 5,000 ही घर लौट पाए, बाकियों ने सोवियत कैद में दम तोड़ दिया। जर्मन्स की पहली बार ऐसी शर्मनाक हार हुई। जर्मन न्यूज़पेपरों में छपा कि वो मर गए जिससे जर्मनी जी सके। कई सारे जर्मन जनरल्स ने इस हार का सारा दोष इटालियन, रोमानियन, हंगारियन पे डाल दिया कि देखो हम तो बहुत बहादुरी से लड़े, इन डरपोकों की वजह से हमें घेर लिया गया। परंतु वास्तविकता में रोमानियंस एंड अदर एक्सिस एलाइज के पास प्रॉपर हथियार वगैरह नहीं थे। पॉलस ने आगे जाके नाज़ियों के खिलाफ न्यूरमबर्ग में गवाही दी और अपनी बची हुई जिंदगी ईस्ट जर्मनी में गुजारी। 5 महीने चला ये महाविनाशक युद्ध आखिरकार खत्म हुआ। कैजुअलिटीज की बात करें तो एक्सिस पावर की 8 लाख रही, वहीं सोवियत यूनियन की 11 लाख। हिटलर के लिए स्टालिनग्राड एक डिजास्टर साबित हुआ। स्टालिनग्राड कैंपेन में भेजी गई 51 जर्मन डिवीजन में से 32 पूरी तरह से खत्म हो गई। 16 ऐसी टूटी कि पहले जैसी नहीं रही। 12,000 आर्टिलरी गन्स, 3,500 टैंक्स तथा 3,000 एयरक्राफ्ट्स भी गंवानी पड़ी। इसीलिए बैटल ऑफ स्टालिनग्राड को टर्निंग पॉइंट ऑफ द वॉर भी कहा जाता है। बाद में डिस्टेलिनाइजेशन के तहत निकिता क्रुश्चेव ने इस शहर का नाम वोल्गोग्राड रख दिया। परंतु आज भी साल में 6 दिन इस शहर का नाम फिर से स्टालिनग्राड कर दिया जाता है। और आज ममायव कुर्गान पर रूसी माता का एक बढ़िया सा स्टैचू भी है। इस वीडियो का बहुत सा मटेरियल एंथनी बीवर की बेस्ट सेलर किताब स्टालिनग्राड से लिया गया है। 550 पन्नों की इस किताब में स्टालिनग्राड के महाविनाशक युद्ध को बहुत अच्छे से समझाया गया है। यदि आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से खरीद सकते हैं। खरीदने को तो आप नॉर्मली अमेज़ॉन पर सर्च करके भी खरीद सकते हैं,
परंतु यदि आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से खरीदेंगे तो मुझे बहुत छोटा सा कमीशन मिलेगा, जिससे इस चैनल की आर्थिक रूप से मदद हो जाएगी। तो आप मेरे साथ इतने अंत तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने इतना लंबा वीडियो अंत तक देखा। वरना आजकल तो लोग अपना समय फालतू का सोशल मीडिया में व्यर्थ करते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, पर आप इस डॉक्यूमेंट्री को शेयर भी कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस लड़ाई के बारे में पता चले। और हमारे चैनल पे ऐसी ही अन्य वीडियोस हैं, हमारे चैनल पर क्लिक करके उन्हें भी अवश्य देखिएगा। धन्यवाद।